बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज की लेक्चर में बच्चों हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे SP, SP2 और SP3 हाइब्रिडाइजेशन की। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ SP, SP2 and SP3 hybridization। तो शुरू करो। फर्स्ट, ऑर्बिटल कैरेक्टर। ऑर्बिटल कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल HO लिखा है, S कैरेक्टर, P कैरेक्टर। SP था, SP। देखो, SP हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक S है और एक P है, दोनों मिलकर के 100% है। तो S की कैरेक्टर क्या हो गई? 50%। और P की भी कैरेक्टर क्या हो गई? 50%। तो S कैरेक्टर लिख दिया 50%, P कैरेक्टर भी लिख दिया 50%, राइट। SP2 एक S है और 2 P है, एक और 2 मिलके 3 हुए और ये 3 मिलके 100% है। तो एक S की कैरेक्टर 100 डिवाइडेड बाई 3 तो 33.33%, राइट। 33.33%। अब एक 33.33 आया तो 2 P था, तो 33.33 इंटू 2 66.66 लिखो या 67 लिखो, तो 66.67%। अब सुनो यहां पे और एक बात, जैसे SP2 में आप क्या बोलते हो? वैलेंस शेल के एक S ऑर्बिटल के साथ 2 P ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं। किस दो को? यह फिक्स नहीं है। PX, PY और PZ में से किसी दो को मिक्स कर सकते हो। तो यहां P कैरेक्टर आया है 66.67%। अगर आपसे PX कैरेक्टर पूछा जाता तो PX तो एक ही हुआ ना, तो PX कैरेक्टर पूछने पे आपका आंसर होता 33.33% या 0%। तो अब आप कहोगे कि सर 33.33 तो समझ गए, क्योंकि PX भी एक था, 2 P मिलके 66.67% है, तो अकेले PX का कंट्रीब्यूशन 33.33 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब रहा कि 0 क्यों हो सकता? चूंकि SP2 में ये तो जरूरी नहीं कि PX मिक्स ही हुआ हो, PX मिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर PX मिक्स हुआ तो 33.33%, नहीं मिक्स हुआ तो 0%। अब आप कहेंगे कि सर PX नहीं मिक्स हुआ SP2 में, तो कौन दो P मिक्स हुआ? तो उसका आंसर तो आप भी जानते हो,
अगर px नहीं मिक्स हुआ तो py pz मिक्स हुआ। जैसे sp2 में जो दो p है, that may be px py, that may be py pz, that may be px pz, राइट। तो px कैरेक्टर या py कैरेक्टर या pz कैरेक्टर आपसे पूछा जाता तो 33.33% और 0%, राइट। अब आ जाओ sp3। तो sp3 में एक s है, 3 p है, 1 + 3 मिलके 4 हुआ और 4 ऑर्बिटल्स मिलके 100%। तो एक s का जो कैरेक्टर हुआ 25%, 3 p का जो कैरेक्टर हुआ 75%। तो s कैरेक्टर यहां मार्क कर दिए 25, p कैरेक्टर मार्क कर दिए 75। अब यहां 3 p मिक्स हुआ है, तो 3 p का मतलब px भी है, py भी है और pz भी है। अगर इंडिविजुअल p का कैरेक्टर पूछा जाता, आपसे पूछा जाता कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में px कैरेक्टर कितना है, तो px तो एक ही हुआ, 4 ऑर्बिटल मिलके 100% था, तो अकेले px का कैरेक्टर 25% हुआ, py का भी वही हुआ 25%, pz का भी वही हुआ 25%। तो आपने इन तीनों में ऑर्बिटल कैरेक्टर देख लिया। सेकंड फीचर में आओ। सेकंड, तो सेकंड में लिया साइज। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइज, तो देखो वैलेंस सेल का s और p ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से क्लोज s होगा और sp, sp2, sp3 आपको मिलते हैं वैलेंस सेल के s और p को मिक्स करने से। न्यूक्लियस से सबसे क्लोज s होगा, मतलब न्यूक्लियस के साथ वो ज्यादा टाइटली अट्रैक्टेड होगा। इसका यह भी मतलब हुआ कि s की जो साइज होगी वो p की साइज से छोटी होगी, ठीक है। तो जब आपको ये पता हो गया कि s ऑर्बिटल की साइज p ऑर्बिटल की साइज से छोटी होगी, सेम सेल का s और p की बात हो रही, तो किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल का कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी बड़ी होगी, और ऐसा इसलिए होगा कि p ऑर्बिटल का साइज सेम सेल के s ऑर्बिटल के साइज के कंपैरिजन में बड़ा होगा, राइट। तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज p कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब साइज का ऑर्डर देख लो। साइज ऑर्डर हो गया sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। ऐसा इसलिए कि sp3 में आप देख सकते हो p कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और sp में देख सकते हो p कैरेक्टर सबसे कम है, राइट। अब तीसरी फीचर पे आओ, एनर्जी। तो इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं। अभी सुना था कि s और p को मिक्स करने से ये बना है। सपोज करो कि सेकेंड सेल के s और p को हमने मिक्स किया sp, sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। तो सेकेंड सेल के s और p को मिक्स किया, इसका यह मतलब हुआ कि 2s और 2p को मिक्स किया। तो आप खुद सोचो कि 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा है? 2p की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू 2s। वैसे ही अगर 3s 3p मिक्स होता तो 3p की एनर्जी 3s से ज्यादा है। तो यहां से क्या सीखे? यहां से समझे कि चूंकि p ऑर्बिटल की एनर्जी s ऑर्बिटल से ज्यादा होती है अगर वो ऑर्बिटल सेम सेल के हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा p कैरेक्टर होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एनर्जी भी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। अब एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया।
P greater than sp3 greater than sp2 greater than sp greater than s। देखो s और p को मिक्स करने से आपको sp sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले थे, राइट। अब इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में p कैरेक्टर यहां सबसे ज्यादा था, यहां सबसे कम था, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हुई, इसकी एनर्जी सबसे कम। अब यहां पे p कैरेक्टर, ये p हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो p एटॉमिक ऑर्बिटल और ये s भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो p और s एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने से ही तो ये मिला था। तो उस p के साथ कंपेयर करोगे तो इस p ऑर्बिटल में तो सिर्फ p ही है, तो p कैरेक्टर यहां पे कितना है 100%, और s ऑर्बिटल में सिर्फ s है, p नहीं है, तो यहाँ p कैरेक्टर क्या है 0%। तो चूंकि p कैरेक्टर यहाँ 0% है इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम, और यहाँ p कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, चूंकि sp3 में तो आप देख सकते हो 75% था, तो यहाँ p कैरेक्टर जब सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। कहने का मतलब यह हुआ कि जिन दो s और p को मिक्स करके आपने sp ऑर्बिटल्स बनाए थे या sp2 ऑर्बिटल्स बनाए थे या sp3 ऑर्बिटल्स बनाए थे, इन तीनों की एनर्जी s ऑर्बिटल से ज्यादा होगी और p ऑर्बिटल से कम होगी। हाँ, एक और बात समझो कि sp3 ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है 4, तो वो चारों sp3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर हो। वैसे ही 3 sp2 ऑर्बिटल्स थे, तो जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी आपस में बराबर होगी, और वैसे ही sp ऑर्बिटल्स की संख्या 2 थी, तो दोनों sp ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर होगी, राइट। अब आओ फोर्थ फीचर में आओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी En लिख देते हैं। इसके बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े थे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। और जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां से En का ऑर्डर आ गया sp, मान लो कार्बन है तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी sp2 कार्बन से, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी sp3 कार्बन से। यहां C फॉर कार्बन, राइट। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर पता चल गया। अब आओ फिफ्थ फीचर को देखो, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई की बात कर रहे हो, तो एक जनरल स्टेटमेंट ये होगा कि जितने बड़े ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे, बनने वाले बॉन्ड की लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस बात को पहले लिख लो, इन जनरल बिगर ऑर्बिटल्स form longer bonds। तो जो बड़े ऑर्बिटल्स होंगे उनसे बनने वाले बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी। अब आओ यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं।
CH3 CH2H, CH2 double bond CHH, and CH triple bond CH। इन तीन केस में मैंने CH बॉन्ड को दिखाया है। यहां पे इसको L1 कहो, इसको L2 कह देता हूं, L फॉर लेंथ, और इसके लेंथ को L3 कह लो, राइट। अब आओ देखो, तीनों CH बॉन्ड के फॉर्मेशन को देखो कि ये तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बने। तो हाइड्रोजन की बात करोगे तो वो किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उसका तो जो ऑर्बिटल यूज होगा वो हमेशा s ही होगा, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, उसके पास बस 1s में ही एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हाइड्रोजन तो हर जगह अपना 1s ही यूज कर रहा, तो उसका साइज तो हर जगह सेम है। अब कार्बन का, तो कार्बन का हर जगह हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो जैसे यहाँ पे तुम देख सकता है कि 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और 1 कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। अब जब यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि CH बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कार्बन द्वारा जो ऑर्बिटल यूज हुआ डेट इज sp3। तो ये जो CH बॉन्ड है वो sp3 1s ओवरलैप से बन रहा, तो यहां पे दिखा दिया sp3 1s, मतलब कार्बन का sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के sp3 ऑर्बिटल से एक्सियल ओवरलैप करके इस CH सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा, राइट। यहां आओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो, कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 अटैच्ड एटम है, लोन पेयर है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। तो हेयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये जो CH बॉन्ड बन रहा है वो sp2 और 1s के एक्सियल ओवरलैप से बन रहा, राइट। अब यहां चले आओ, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो देखो, कार्बन 1 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 अटैच्ड एटम, नो लोन पेयर। नो लोन पेयर इसलिए चूंकि हर जगह कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होता है, तो इसीलिए लोन पेयर नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ 2 अटैच्ड एटम, नो लोन पेयर, sp हो गया। अब इस CH बॉन्ड को देखो, तो ये कैसे बना, तो sp और 1s के एक्सियल ओवरलैप से, sp 1s एक्सियल ओवरलैप से। तो पहले बोल भी दिए कि हाइड्रोजन तो हर जगह 1s ही यूज कर रहा, उसकी साइज तो तीनों केस में बराबर होगी, लेकिन तीनों जगह CH बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन द्वारा जो ऑर्बिटल्स यूज हुए वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ sp3 है, यहाँ sp2 है, और यहाँ क्या है बच्चों, sp। अभी अभी साइज देखा था, sp3 की साइज बड़ी है, sp की साइज छोटी है। तो जब sp3 की साइज सबसे बड़ी है, तो sp3 1s ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ सबसे बड़ी हुई, और sp की साइज जब सबसे छोटी है तो sp 1s ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा इसकी साइज सबसे छोटी हुई, तो आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया, देयरफॉर L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3। यह बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। अब आओ बॉन्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात करें, तो आपने बार बार सीखा, बार बार सुना कि बॉन्ड की लंबाई जितनी बड़ी होगी
बॉन्ड की लेंथ जितनी बड़ी होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो आप यहां से बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी दोनों एक ही बात है। आप बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो या बॉन्ड एनर्जी बोलो, या उसी को कह सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये तीनों टर्म यूज होगा। फिर से सुन लो, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये तीनों टर्म एक ही सेंस में यूज होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ inversely proportional to BL. BL for bond length. BL bond length. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आ गया। तो अब इस केस में, इसी एग्जाम्पल में, अगर CH बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे, CH बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, CH बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो, बॉन्ड एनर्जी बोलो, एक ही बात है। तो अभी लेंथ निकाल लिया था आपने। लेंथ का ऑर्डर क्या आया था? L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3। स्ट्रेंथ की ऑर्डर उसकी ठीक अपोजिट हो जाएगी। तो क्या लिख दोगे? L3 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L1। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। यहां तक की बातें क्लियर? अब मैं यहां पे लिखा CC सिंगल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड। देखो इसको, ये बॉन्ड्स लिखा, कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड, राइट? नाउ जब सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई है। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई है, राइट? अब देखो, सिर्फ सिग्मा वाला फैक्टर तो तीनों में कॉमन है, तीनों में एक ही सिग्मा बॉन्ड है। यहां पे नो पाई बॉन्ड, यहां 1 पाई बॉन्ड, यहां 2 पाई बॉन्ड्स। तो सर्टेनली ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ठीक है कि जनरली सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड खाली यही है क्या? सिग्मा बॉन्ड तो इन तीनों में है और एक एक ही है। यहां एडिशनल पाई बॉन्ड है एक, यहां एडिशनल 2 पाई बॉन्ड है, तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो अगर दो सेम एटम्स के बीच, सेम एटम्स कहने का मतलब कि अगर वो A और B हो, तो A और B के बीच एक बार आपका सिंगल बॉन्ड बना, एक बार डबल बॉन्ड बना और एक बार ट्रिपल बॉन्ड बना, तो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी और ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। यह सीख गया। किसी दो एटम के बीच एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार ट्रिपल बॉन्ड बना, तो सिंगल बॉन्ड उसमें वीकेस्ट होगा और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ साथ 2 पाई भी रहेगा। तो जब इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी जो लेंथ होगी सबसे कम होगी। तो इनका एक्चुअल बॉन्ड लेंथ लिख रहे हैं, जो आप अब से कभी नहीं भूलोगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम, ए फॉर एंगस्ट्रम, ए डिग्री एंगस्ट्रम, या ए नॉट पढ़ो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ 1.20 एंगस्ट्रम। तो इस डेटा को भी आप याद रखो। तो ये बॉन्ड्स और उनके बॉन्ड लेंथ हो गए। अब आ जाओ, यहां पे मैं लिख रहा हूं इन बेंजीन all CC bonds, CC means carbon carbon bonds, are of
same length and it is equal to 1.39 एंगस्ट्रम। बेंजीन के बारे में कहा गया कि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की लंबाई सेम होगी और वो किसके बराबर होगी? 1.39 एंगस्ट्रम। बेंजीन का मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूं। राइट, अब यहां से देखो बच्चों, और बेंजीन को आप इस स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें यहां, यहां और यहां इन तीन पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड आया तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब यहां पे जब इसको यहां डबल बॉन्ड है, इसमें यहां सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड तो यहां भी एक था, यहां भी एक है, सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है। बस अंतर क्या है कि यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड नहीं है। तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में यहां पाई बॉन्ड है और पहले वाले में यहां पाई बॉन्ड नहीं है। तो इनफैक्ट इन तीनों में पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड हैं। एक वर्ड बोला मैंने, टर्म बोला कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब होगा एक बॉन्ड से सेपरेशन। फिर से इसको सुनो, आगे मिलेगा, हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ते हैं रिजोनेंस में। रिजोनेंस एक टॉपिक का नाम होगा, वहां पे हम लोग इसके बारे में बताएंगे, या हो सकता है बॉन्डिंग में भी थोड़ी सी इसकी चर्चा होगी, अलग से भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रिजोनेंस। खैर फिलहाल सुनो, देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में देखोगे तो CH बॉन्ड तो बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों में सेम पोजीशन पे, पहले में जहां था दूसरे में भी वहां है। CC बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है वो पाई बॉन्ड के पोजीशन में है। यहां अभी कंजुगेटेड बोल रहा था कि पाई बॉन्ड्स इसमें भी कंजुगेटेड है, समझ लो। जैसे सेपरेशन अगर एक बॉन्ड से हो तब ऐसे सिस्टम को कहते हैं कंजुगेटेड। यहां देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यही ना पाई बॉन्ड आया है। तो यहां का पाई बॉन्ड और यहां का पाई बॉन्ड कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है? बीच में एक बॉन्ड आया है। तो इन दोनों डबल बॉन्ड को क्या बोलोगे? कंजुगेटेड। फिर आओ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बीच में एक बॉन्ड आया है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड्स भी कैसे कहलाएंगे? कंजुगेटेड। फिर यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, बीच में कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है? एक बॉन्ड से। तो ऐसा सिस्टम जो एक बॉन्ड से सेपरेटेड हो उसको कहते हैं कंजुगेटेड। तो इसमें तीनों जो तुम्हारे पाई बॉन्ड्स थे वो कंजुगेटेड थे, तीन ही पाई बॉन्ड्स थे। अब तुम कहेगा तीन क्यों सर? तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो पाई बॉन्ड्स कितने हुए? तीन। बाकी तो सब सिग्मा बॉन्ड है। बेंजीन में तुमसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन एटम्स के बीच 1 2 3 4 5 6 और कार्बन हाइड्रोजन वाला 6 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में कितना हो गया? 12। और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछा जाएगा 3। और यहां पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड हैं, मतलब दो पाई बॉन्ड्स के बीच एक बॉन्ड का सेपरेशन है। तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स, राइट। इसमें भी देखो, तो इस स्ट्रक्चर में भी ये पाई बॉन्ड्स तुम्हें कंजुगेटेड दिखेंगे, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड।
एक बॉन्ड से सेपरेटेड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड से सेपरेटेड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड से सेपरेटेड। तो दोनों जगह पाई बॉन्ड कंजुगेटेड हैं, लेकिन दोनों ही स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स की पोजीशन सेम नहीं है। यही फर्क है कि दोनों स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो सेम नहीं है, बस इतना ही फर्क है, बाकी हैं दोनों में कंजुगेटेड ही। ठीक है, तो इनफैक्ट इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसको ये डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा एरो, डबल हेडेड एरो, दोनों तरफ एरो बना हुआ है, इधर भी इधर भी, डबल हेडेड एरो, राइट। और इनको कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो ये दोनों बेंजीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल नहीं होते, ये सब बात रिजोनेंस में हम लोग जानेंगे। अभी सुन रहे हैं, जिससे कि सुनी हुई बात फिर दोबारा जब आती है तो वो दिमाग में कुछ सुना हुआ बचा रहता है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या बोला, ये रियल नहीं होते। जो रियल स्ट्रक्चर होता उसमें सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन होता, और उस रियल स्ट्रक्चर को कहा जाता है रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रिजोनेंस हाइब्रिड होगा, मतलब बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होगा, ये इमेजिनरी है। जो रियल स्ट्रक्चर होगा उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब ये कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है बस पाई बॉन्ड के प्लेसमेंट में। इसमें जिन 3 पोजीशंस पे पाई बॉन्ड्स को रखा गया है, इसमें इस स्ट्रक्चर में उन 3 पोजीशंस पे नहीं है, बल्कि पहले वाले में जिन 3 पोजीशंस पे पाई बॉन्ड नहीं आया है, दूसरे वाले में उन 3 पोजीशंस पे पाई बॉन्ड आया है। तो जो हाइब्रिड होगा उसमें सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन तो दोनों में एक ही है। किसके पोजीशन में होगा, पाई बॉन्ड ये कह रहा है कि इन तीनों कार्बन्स पे है, और ये कह रहा है कि नहीं इन तीनों कार्बन्स पे है। अब इस दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो रियल स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, उसमें 3 ही पाई बॉन्ड, ध्यान देना, उसमें 3 ही पाई बॉन्ड 6 सीसी बॉन्ड्स के बीच, सीसी मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच। अब कहोगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो पाई बॉन्ड इन दोनों में से किसी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आया ही नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो हमेशा सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगा। हाँ, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया है तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से, दोनों के सहयोग से जो स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें जो 3 पाई बॉन्ड्स होगा, ये कह रहा है कि इन तीनों पे है, ये कह रहा है कि नहीं इन तीनों पे है, तो 3 ही पाई बॉन्ड 6 पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तुम सोचो कि 3 पाई बॉन्ड को, या तुम रुपया समझते हो ज्यादा, तो 3 रुपया को 6 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको हाफ हाफ रुपया मिलेगा। 3 रुपया है, 6 लोगों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 6, 1/2 रुपीज, हर लोग को यही मिलेगा। तो 3 पाई बॉन्ड को अगर 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो हर जगह, हर कार्बन कार्बन बॉन्ड में पाई बॉन्ड का जो कैरेक्टर होगा वो हाफ हाफ होगा, राइट। तो बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड होता है उसको ऐसे दिखाते बच्चों, ये रियल स्ट्रक्चर है, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। एक बीच में स्फीयर दिखा दिए, या इसी को इक्विवेलेंटली आप ऐसे दिखा सकते हो, डॉट डॉट डॉट। और ये है क्या, तो इसको लिखता हूं मैं डीलोकलाइज्ड,
delocalized pi electrons, delocalized pi electrons। अब यहां एक वर्ड आया है delocalized, तो delocalized की मीनिंग समझ लो, लोकलाइज्ड का पहले समझ लो। जैसे कई बार आप लोगों से बेतुकी बहस लड़ाते हो, धमकाते भी होगे, ये सब ह्यूमन प्रॉपर्टी होता है, और वो भी बिहार में तो खैर कहना ही नहीं। जहां मौका आ गया लोगों को अपनी पहचान ऐसे थोड़ा सा वो कुर्ते का बांह ऐसे ऐसे करते हैं और कहते हैं नहीं जानते हो मैं लोकल हूं। तो लोकलाइज्ड का मतलब हुआ फिक्स, जिसकी पोजीशन फिक्स हो, नहीं बदले, उस मॉलिक्यूल या आयन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लिखें उसमें अगर किसी एटम की किसी बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो तो उसको कहते हैं लोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड का उल्टा हो गया बच्चों डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मींस, लिखना चाहता तो नोटबुक में नोट कर लो, नॉट फिक्स, जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो। तो यहां मैंने लिखा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये मालूम है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ये इस स्ट्रक्चर से पता चला या इस स्ट्रक्चर से भी पता चला। तो 3 पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड में तुम्हें मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे दिखा दिया गया, ऐसे देखे होगे किताब में बेंजीन को बनाया हुआ, तो वहां समझते नहीं होगे कि क्या है। तो ये क्या है अब समझ रहे हो, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा थोड़ा, और पूरा तो जब पूरी रिजोनेंस पढ़ेंगे उस समय ये पूरा पूरा समझ जाओगे। खैर कोशिश तो किया मैंने पूरी बात ही बताने की। तो ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड। पूरा लिख देता हूं, रिजोनेंस हाइब्रिड, जिसको शॉर्ट में कह देंगे RH ऑफ बेंजीन, रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। यही रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल नहीं होते, जो हाइब्रिड होता वो रियल होता है। तो इनफैक्ट बेंजीन ये है, ओरिजिनली बेंजीन इज दिस। हाँ, किताबों में आप ये देखते आए हो, 10वीं की किताब में भी बेंजीन बना होगा, इस तरीके का होगा, बट अब की किताबों में आप बेंजीन को ऐसे देखोगे, ऐसे समझोगे। अब देखो मैं क्यों इतना डिटेल में आया यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ एक बात लिखा था कि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स सेम लेंथ के होंगे एंड इट इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब यहीं पे तुम्हारी लड़ाई होती मेरे से, अगर तुम सीखते तो, नहीं सीखते तब तो कहानी है, सुन करके बंद किए। सीखते तो यहां पे मैंने सिखाया कि देखो सिंगल बॉन्ड की लेंथ कार्बन कार्बन की 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ ये। तुम बेंजीन सीखा हुआ होता, पहले से किताबों को पढ़ा होता स्कूल में अच्छे से, तो तुम अब सोचता कि सर बेंजीन में तो कुछ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आया है और कुछ डबल बॉन्ड आया है। तो हम लोग अभी अभी तो सीखे कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है, तो दोनों की लंबाई सेम नहीं होती है। लेकिन यहां तो मैंने वही कहा कि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, चाहे इसकी या इसकी या इसकी या इसकी, सभी सीसी बॉन्ड्स की लेंथ समान है, और वो बराबर किसका है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। इस डेटा को भी मैच करो, 1.39 1.54 से छोटा है, मतलब सिंगल बॉन्ड के लेंथ से बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ कम है, और डबल बॉन्ड के लेंथ से मिलाओ इसको, 1.34 से इसको मिलाओ, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ ज्यादा है। तो बेंजीन के बारे में एक और बात सीखा कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई सीसी सिंगल बॉन्ड की लंबाई से छोटी है, जबकि सीसी डबल बॉन्ड की लंबाई से बड़ी है। ठीक है, तो तुम्हारी झगड़ा थोड़ा सीखा रहने पे मेरे से इस बात पे होती कि सर
यहां डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, दोनों की लंबाई सेम कैसे? अगर दोनों की लंबाई सेम तो इस दोनों की भी लंबाई सेम होनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए कि बेंजीन में न तो कोई सिंगल बॉन्ड है, न ही कोई डबल बॉन्ड है। ठीक है, बेंजीन एक्चुअली ये है, तीन ही पाई बॉन्ड मिलके 6 सीसी सिग्मा बॉन्ड पे, 6 सीसी बॉन्ड पे, बोलो 6 सीसी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हर बॉन्ड में पाई बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो 1/2 है। बेंजीन के हर सीसी बॉन्ड में पाई बॉन्ड का कैरेक्टर 1/2 है और हर बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो चूंकि हर बॉन्ड वही है, हर कार्बन कार्बन बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 1/2 पाई बॉन्ड, इसीलिए बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई सेम है। और वो लंबाई है किसके बराबर? 1.39 एंगस्ट्रम के बराबर है। राइट? तो इसके लिए इतनी सारी बात बतलाई मैंने। अब ये 2 पॉइंट्स मैं भी लिख देता हूं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल। रिजोनेटिंग STS स्ट्रक्चर्स लिख दिया मैंने, आर नॉट रियल। रियल इसी में और लिख लो, द रियल स्ट्रक्चर इज, द रियल स्ट्रक्चर is contributed by all resonating structures and is called RH। अब RH को पढ़ने आ गया रिजोनेंस हाइब्रिड। राइट? तो बेंजीन की ये रियल स्ट्रक्चर हुई। तो एक बहुत बड़ी बात यहां पे डिस्कस किया गया। और नेक्स्ट फीचर बॉन्ड एंगल, शायद 6 होगा। sp3 कार्बन, सिक्स बॉन्ड एंगल्स। ये देख चुके हो आप, टेट्राहेड्रल शेप sp3 में, और दिखलाया गया था कि 6 बॉन्ड एंगल्स बनेगा। राइट? sp2 कार्बन, 3 बॉन्ड एंगल्स। मतलब कार्बन का दिखा रहे, कोई भी एटम sp3 है तो 6 बॉन्ड एंगल, अगर टेट्राहेड्रल शेप है तो 6 बॉन्ड एंगल। sp कार्बन 1 बॉन्ड एंगल। तो sp3 6, sp2 3 और sp1। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालना हो तो sp3 कार्बन जितना होगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, sp2 जितना होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और sp जितना होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल हो गया, ऐड कर दो, मिल गया। और जैसे एक क्वेश्चन लो, सपोज हमने ये लिखा इस मॉलिक्यूल में कहा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। राइट? उसके लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। तो जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो तो 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, अटैच्ड एटम्स 4 हो गए।
तो क्या चला आया, sp3। यहां पे आ जाओ, 2 हाइड्रोजन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, तो फिर 4 हो गए अटैच्ड एटम्स, लोन पेयर है नहीं, sp3। अब आ जाओ यहां पे, देखो बच्चों 4 बॉन्ड तो बना हुआ दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड आपको दिख रहा है, लोन पेयर तो है नहीं। अटैच्ड एटम्स की बात करोगे तो 1 2 3, एक एटम तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो एटम तो वहां एक ही है, बॉन्ड 2 है। तो हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या स्टेरिक नंबर निकालने के लिए अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर, तो 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2, यहाँ भी sp2। अब कहोगे कि सर यहाँ क्यों sp2, फिर से एक बार देख लो, वैसे हाइब्रिडाइजेशन का सारा कुछ सीख चुके। तो देखो इस कार्बन पे, यहाँ कार्बन है, इस कार्बन पे तुम्हें एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा, 3 बॉन्ड दिख रहा, एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया, तो एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन, ये वाला ये वाला, तो अटैच्ड एटम 3 हो गया sp2। और हर जगह तो बस यही है, यहां भी कहोगे कि सर 3 बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है यहाँ भी, एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 3 अटैच्ड एटम, तो sp2, मतलब इसमें हर जगह sp2 ही है बच्चों, sp2 sp2 sp2, तो sp2 कार्बन। हाँ तो बच्चों यहाँ पे sp2 कार्बन्स की संख्या 6 हुई और sp3 कार्बन्स की संख्या 2 हुई, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, यहां से बॉन्ड एंगल्स हो गया, एंगल्स इक्वल्स टू sp2 कार्बन 6 और एक sp2 कार्बन 3 बॉन्ड एंगल, तो 6 टाइम्स 3 प्लस sp3 कार्बन की संख्या 2 और एक sp3 कार्बन 6 बॉन्ड एंगल, तो 2 इंटू 6, तो 18 प्लस 12 इक्वल्स टू 30, तो 30 बॉन्ड एंगल्स हो गए। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल्स निकालना होगा तो निकाल लेंगे आप। अब आइए 7th फीचर की बात करें। 7th हो गया प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कोप्लेनरिटी ऑफ एटम्स, कोप्लेनरिटी ऑफ एटम्स। तो पहले कुछ थोड़े से रिजल्ट्स को रिकॉल कीजिए। आपने पढ़ा था कि sp3 है तो sp3 होने पे नॉन प्लेनर होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और sp है तो लीनियर, लीनियर है तो एक लाइन तो प्लेन में ही होता है। तो यहां से ये कंक्लूजन आया आपका कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी sp3 एटम हो गया तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो यहां पे लिख लीजिए, इफ ए मॉलिक्यूल हैज वन और मोर sp3 atoms, then it will be नॉन प्लेनर। एक भी एटम अगर sp3 हो गया तो ओवरऑल मतलब पूरी मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वो कैसा हो जाएगा,
नॉन प्लेनर। मतलब ये कि उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे। नॉन प्लेनर का यही मतलब हुआ कि उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे, राइट। तो जैसे अब आप यहां से लो, कुछ एग्जांपल्स लिया, CH3 CH3। अब देखो इसके बारे में पूछा गया कि प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, sp3 sp3। तो दोनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। तो देयरफॉर नीचे लिख दिया नॉन प्लेनर। और इसका मतलब यही हुआ कि इसमें टोटल एटम्स 8 थे, टोटल एटम्स 8, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो 2 और 6 8। तो ये सभी 8 एटम्स, 8 एटम्स एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे। अब आओ, हमने ये एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है ये, पहचान रहे होंगे आप। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, sp2 sp2। आप कहोगे सर कार्बन का निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन का क्यों नहीं? हाइड्रोजन तो एक ही एटम से अटैच्ड है, एक ही ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन को तो प्रोसेस को क्या डिफाइन किया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हाइड्रोजन अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कैसे करेगा, एक ही ऑर्बिटल है उसके पास। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हुआ बच्चों। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, कोई sp3 आया नहीं, तो प्लेनर हो गया, तो देयरफॉर प्लेनर। अब यहां पे थोड़ी और बात कर लो, पूरी क्लैरिटी ला लो। इसमें टोटल एटम्स काउंट करो, तो 2 कार्बन हुआ और 4 हाइड्रोजन हुआ, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके 6 हुए। तो ये सभी 6 एटम्स सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को और एक्सपैंड करके लिखता हूं मैं, H H H H। यही ये 6 एटम्स हैं, तो these all 6 atoms will lie in same plane। और सुनो, देखो ये एक sp2 है, कार्बन sp2 कार्बन ये हुआ, इसके ये कार्बन 3 एटम से अटैच्ड है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से। इन तीनों बॉन्ड्स को बनाने में कार्बन द्वारा जो ऑर्बिटल यूज हुआ वो sp2 हुआ, राइट। अब तीनों sp2 ऑर्बिटल्स इसके सेम प्लेन में थे, तो ये तीनों, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन सेम प्लेन में हुआ। यहां मैं ये सिखाना चाह रहा कि sp2 एटम से जो भी एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन की तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, बस इसकी खासियत इस केस में यह है कि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है sp2 कार्बन से। तो जो भी एटम्स sp2 एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो उस sp2 एटम्स के साथ सेम प्लेन में लाई करेगा। तो ये तीनों सेम प्लेन में हो गए, किसके साथ, इस कार्बन के साथ। अब आओ, यहां भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन है, HHC। तो ये तीनों, ये दोनों हाइड्रोजन और ये कार्बन इस कार्बन के साथ सेम प्लेन में हो गए। पहले से क्या आया था, ये दोनों हाइड्रोजन ये कार्बन इसके साथ सेम प्लेन में थे, फिर आया ये दोनों हाइड्रोजन और एक कार्बन इसके साथ सेम प्लेन में है। इसका मतलब क्या, एंटायर मॉलिक्यूल सेम प्लेन में हो गए।
संपूर्ण मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में हुआ, राइट। तो आपको यह भी सिखाया, यहां से आपने यह भी सीखा कि sp2 एटम्स से जो भी एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, दे मस्ट लाई, दे विल लाई, कहो, दे विल लाई इन सेम प्लेन, राइट। अब आओ, मैंने एक एग्जांपल लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp sp निकल गई। तो यहां भी कोई sp3 नहीं है, तो यह भी कैसा हो गया, प्लेनर। अब इसके स्ट्रक्चर को H वाला बॉन्ड भी दिखा दो और क्लैरिटी आएगी। देखो यह कार्बन कैसा था बच्चों, sp ऑर्बिटल्स इसके पास कितने थे, 2। एक CH सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज किया और दूसरा sp-cc कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज किया। और 2 sp ऑर्बिटल्स कितने डिग्री के एंगल पे होते थे, 180 डिग्री के एंगल पे। तो इस कार्बन के 2 sp ऑर्बिटल्स थे, दोनों एक दूसरे से 180 के एंगल पे थे। मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो कितना डिग्री बना, 180 डिग्री। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ध्यान से देख लीजिए, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन सेम लाइन पे हुआ। सिमिलरली यहां भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक CH बॉन्ड बनाया, एक cc बॉन्ड, ये वाला cc बॉन्ड। मतलब यहां कोई कहता कि यहां कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तो आप कहते कि साहब यहां हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहां भी sp है, तो यहां कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैप से हुआ, राइट। अब देख लीजिए कि ये sp इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो अब ये हाइड्रोजन और ये कार्बन इसके साथ सेम लाइन पे होंगे, तो ये एंगल आपको कितना मिल गया, ये CCH। इस C के साथ ये दोनों एटम्स जुड़े हुए हैं, तो sp से जो जुड़ा हुआ है वो सेम लाइन पे, तो ये एंगल भी आपको कितना मिल गया बच्चों, 180 डिग्री। मतलब पहला कंक्लूजन ये आया कि ये HCC तीनों सेम लाइन पे था। दूसरा कंक्लूजन ये आया कि ये HCC तीनों सेम लाइन पे, तो एक बार ये तीनों एक लाइन पे था, ये तीनों एक लाइन पे था। दूसरा वाला कहा कि ये तीनों एक लाइन पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चारों एटम सेम लाइन पे हैं, तो ये लीनियर हो गए। ऑल 4 एटम्स आर ऑन सेम लाइन, लीनियर। और यहां से सीखने वाली बात ये थी कि sp से जो भी एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होगा, जैसे इस कार्बन से ये कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम से जो भी एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो आपका सेम लाइन पे होगा, राइट। अब यहां पे एक एग्जांपल लिया बच्चों, बेंजीन है, सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ऑल कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन्स sp2 hybridized, therefore planar molecule, राइट। प्लेनर मॉलिक्यूल कहने का मतलब यह हुआ कि बेंजीन में 6 कार्बन था, 6 हाइड्रोजन था, तो ये सभी 12 एटम्स, 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन विल लाई इन सेम प्लेन, राइट। अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल के प्लेनरिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन देखोगे इस कार्बन का, ये 2 अटैच्ड एटम, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो टोटल 4 एटम से अटैच्ड है, तो sp3 लिख दिया, राइट।
तो एक एटम तो इसमें sp3 आ गया ना, और एक भी एटम sp3 आ जाए तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। तो देयरफॉर इट इज नॉन प्लेनर। तो ये नॉन प्लेनर हो गया, राइट?